तो जैसे मैंने बताया ना कि कुछ आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, तो पहले कुछ पॉइंट समझ लो। दो शब्द आप सुनते हैं, जैसे एक तो समिति और एक आयोग। ये दोनों किसी मामले में जांच करने के लिए गठित किए जाते हैं। यानी कि किसी भी मामले की अगर सरकार को जांच करानी होती है तो उसके लिए वो या तो समिति गठित करती है या आयोग गठित करती है। समिति को जांच करने के अधिकार कुछ कम होते हैं, उसके अधिकारों में मतलब कमी रहती है, और आयोग को समिति के मुकाबले कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। एक पॉइंट तो ऐसे समझेंगे, यानी जब भी आप कहीं ऐसे पढ़े ना कि इसकी जांच के लिए समिति गठित की गई है या इसकी जांच के लिए आयोग गठित किया गया है, तो आप ऐसे समझें कि समिति गठित की गई है तो कुछ कम अधिकार दिए गए हैं उसको जांच के, और अगर आयोग गठित किया गया है तो उसे जांच के ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, आयोग दो प्रकार के होते हैं। फिलहाल अब हम समिति की चर्चा नहीं कर रहे, आयोगों की चर्चा कर रहे हैं। आयोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी आयोग, एक होते हैं अस्थायी आयोग। स्थायी आयोगों का मतलब है कि वो लगातार काम में बने रहते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो आयोग लगातार काम में बना रहता है, कार्यशील रहता है लगातार। और अस्थायी आयोग किसी खास मामले की जांच के लिए बनाया जाता है, और उस मामले की जांच पूरी होने के बाद आयोग स्वतः ही समाप्त हो जाता है अपनी रिपोर्ट देकर। तो आयोग दो तरह के हुए, एक अस्थायी और एक स्थायी। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे स्थायी। स्थायी आयोग दो तरह के, फिर एक वो आयोग जिनका उल्लेख संविधान में है, और एक वो आयोग जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो जिनका उल्लेख संविधान में है उनको तो बोलते हैं संवैधानिक आयोग, और जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उन्हें बोलते हैं गैर संवैधानिक आयोग या संवैधानिकेतर आयोग। ध्यान रखना, असंवैधानिक शब्द नहीं इस्तेमाल करते, गैर संवैधानिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो गैर संवैधानिक आयोग और संवैधानिक आयोग। अब संवैधानिक आयोगों में आप जैसे पढ़ते हैं ना, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, ये इनका उल्लेख संविधान में दिया गया है, तो इनको हम बोलेंगे संवैधानिक आयोग। और जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उन आयोगों को हम बोलते हैं सांविधिक आयोग या सिर्फ विधिक आयोग। तो संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग दोनों में अंतर होगा, ध्यान रखना है। संवैधानिक आयोग का मतलब होगा उसका उल्लेख, इसकी प्रक्रिया, गठन करने की प्रक्रिया संविधान में दी गई है, और सांविधिक आयोग का मतलब होगा कि इसके गठन के लिए संसद ने विधि बनाई है और संसद ने विधि बना करके इसका गठन किया है। तो आज अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सांविधिक आयोग या वो आयोग जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जिन्हें संसद ने विधि बना करके नियुक्त किया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम चार आयोगों के बारे में। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और चौथा देखेंगे हम बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बच्चों के अधिकारों से संबंधित। यानी एक देखेंगे मानवाधिकार, तो सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ संसदीय विधि के द्वारा। संसद ने कानून बना करके इसका गठन किया, और इस कानून में एक तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने का प्रावधान है, और फिर हर राज्य में राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग गठित करने का प्रावधान है, और प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय गठित करने का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में तीन चीजों का उल्लेख है। एक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा
राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा जिले के स्तर पर एक मानवाधिकार न्यायालय। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। 6 सदस्यीय समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये 6 लोग इस समिति में शामिल होते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? एक समिति की सिफारिश पर, 6 सदस्यीय समिति। उस समिति में कौन कौन होते हैं? समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। 6 लोग सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों की नियुक्ति करता है 3 वर्ष के लिए, या अधिकतम 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक, अब योग्यता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और सदस्य के तौर पर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं रिटायर, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। और हटाने की इनको प्रक्रिया जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई गई जांच के आधार पर इन्हें हटाया जाता है। तो एक बार फिर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, ये तो स्थायी होते हैं। इसके अलावा 7 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन का मतलब है कि जो किसी अन्य पद पर रहते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य रहते हैं, इन्हें एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। तो इनमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के लिए जो कमिश्नर होता है, एक आयुक्त होता है, उसके अध्यक्ष। इस तरह से 7 विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य रहते हैं। तो इस तरह से कुल सदस्यों की संख्या 12 हो जाती है, जिनमें 5 स्थायी, 7 अस्थायी। इस तरह से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनता है। बिल्कुल इसी तरह से राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है संबंधित राज्य का। उनमें भी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। वहां पर भी इसी प्रकार की एक समिति होती है जिसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो इस तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग अलग स्तर पर गठित होते हैं। और फिर इसी के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया, एक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होता है, तो मानवाधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। हर जिले में रहता है वो, तो उसकी नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से ये तो इसका सेटअप है। अब जो अध्यक्ष और सदस्य, जैसे मैंने बताया ना कि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, और राज्यों के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको भी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास ही है। तो इस तरह से इनका सेटअप है, इनकी व्यवस्था है। अब दूसरी बात आती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है। तो एक लाइन में तो हम ऐसे बोलेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करता है। संविधान में लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार सुचारू रूप से
लोगों को मिल पा रहे हैं, राज्य उनका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इन सब मामलों की जांच करता है और अपनी जांच के जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और वो उस पर क्या कार्रवाई हुई इस कार्रवाई से अवगत कराते हैं। हालांकि मानवाधिकार आयोग जो है, इनके जो जांच और इसके बाद जो रिपोर्ट होती है वो सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, यानी कि वो सिर्फ सलाहकारी होती है, लेकिन सरकारें इन रिपोर्ट को मानती हैं और इन पर कार्रवाई करती हैं। तो दो बातें एक साथ बोलेंगे कि क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें हैं, रिपोर्ट हैं, वो सरकारों के लिए बाध्यकारी हैं। तो बोलेंगे कि बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी राज्य जो है इनका पालन करते हैं और इनको मानते हैं, इन पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई से मानवाधिकार आयोग को अवगत कराते हैं। इस तरह से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों कार्य हैं। इनके नोट्स के लिए मैं लिंक उधर डाल दूंगा, तो वो उसमें देख सकते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। अब आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। पहले तो ये जान लें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तो विशेष प्रक्रिया है, लेकिन बाकी फिर ये तीनों आयोग जो मैंने बताया, अल्पसंख्यक आयोग और बाल अधिकार जो आयोग है, इनके लिए सिर्फ मनोनीत होते हैं। इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस तरह की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए है। तो पहले तो ऐसे समझे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में की गई। इसके लिए संसद ने कानून पारित किया, राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम 1990। और अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति 1993 में हुई और बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति 2007 में हुई। एक एक पॉइंट में फिर देखें। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति 1992 में हुई है, लेकिन इसके लिए संसद ने कानून पारित किया है 1990 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति 1993 में और बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति 2007 में। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, और ये सभी महिला अधिकारों के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने महिला अधिकारों के क्षेत्र में एक लंबे समय तक काम किया हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, और 6 सदस्य जो होते हैं वो 6 अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ पे समूह हैं भारत में, आपको मालूम होगा कि भारत में 6 समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिनमें एक है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इन 6 समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो इन हर समूह से एक एक सदस्य होगा। तो इस तरह से अल्पसंख्यक आयोग में 6 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष। और महिला आयोग में मैंने बताया 5 सदस्य, एक अध्यक्ष। बिल्कुल ऐसे ही बाल अधिकार आयोग में 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। इनमें 2 सदस्य महिला होना अनिवार्य है। और यहां पर भी जो 6 सदस्य होंगे वो 6 डिफरेंट फील्ड से होंगे। एक तो जो बाल शिक्षण के बारे में जानकारी रखने वाला हो, यानी छोटे बच्चों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है इसका विशेषज्ञ हो। एक चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। तीसरा जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।
चाइल्ड लॉ के क्षेत्र का विशेषज्ञ हो चौथा। फिर एक जुवेनाइल जस्टिस होता है, बच्चों के लिए न्याय, उसके क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। और इस तरह से 6 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो फिर एक बार, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, सभी 3-3 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू हैं, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गयासुल हसन मिर्जा हैं। तो इस तरह से इनके अध्यक्ष हैं जो 3-3 साल के लिए मनोनीत होते हैं। अब एक एक लाइन में हम इनके काम जाने। जैसा मैंने मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया कि मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना, बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की जांच करना, महिला कानूनों के बेहतर तरीके से लागू करवाने में सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना, महिलाओं की प्रताड़ना और उनके शोषण के बारे में जो भी शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच करना, सरकारों से उनका निदान करवाना, और महिला अधिकारों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए किस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, इन सब मामलों पर सरकारों को सुझाव देना राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। यानी महिला संबंधी सभी मामलों में, प्रताड़ना के मामलों में, शोषण के मामलों में, ज्यादती के मामलों में जांच करना, सरकारों से अनुशंसा करना उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए, और महिला हितों के लिए कानून बनवाने में सरकारों के साथ मिलकर के काम करना, समय समय पर सरकारों को सुझाव देना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है। संविधान में दिए गए महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार हैं वो अधिकार बेहतर तरीके से लागू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, इन सब चीजों की निगरानी करना भी राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, बिल्कुल संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को लागू करवाने के उपाय करना, उन प्रावधानों के लागू ना हो पाने की कमियों को ढूंढना, सरकारों के साथ बैठ करके उन पर चर्चा करना और ऐसी विधि और ऐसे उपाय सुझाना जिनसे कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो सके, संविधान प्रदत्त अधिकार उन्हें मिल सके। इन सब चीजों की समय समय पर अध्ययन करके जानकारी जुटाना और सरकारों के साथ उस जानकारी को साझा करना जिससे कि सरकारें इन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू कर सकें और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हो सके। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों, उत्पीड़नों, शोषण की किसी भी शिकायत की जांच करना और उनकी रिपोर्ट सरकारों के साथ साझा करके उन परिस्थितियों को समाप्त कराने में सहयोग करना, सुझाव देना। बिल्कुल ऐसे ही बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है वो छोटे बच्चे, यहाँ पे बच्चों की जो परिभाषा है वो 18 वर्ष तक की है। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूलों में, घरों में या काम करने वाले स्थानों पर, हालांकि 14 वर्ष तक के बच्चे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन 14 से 18 वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो कहीं काम करते हैं तो वहां पे कार्यस्थल, तो मतलब ऐसे कहें कि घरों में, स्कूलों में, और अगर बच्चे कार्य करते हैं तो उनके कार्यस्थलों पर बच्चों के लिए बेहतर परिस्थितियां मौजूद हैं कि नहीं है इनका अध्ययन करना और संबंधित और जिम्मेदार लोगों को उस तरह की परिस्थितियां
पैदा करने के लिए मजबूर करना, उन्हें अनुशंसा करना, उनकी सिफारिश करना, ये बाल अधिकार संरक्षण का काम है। और दो महत्वपूर्ण कानून जो अलग से हैं, एक तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, आपको मालूम है 21A में अब बच्चों को शिक्षा एक मूल अधिकार के तौर पर दे दी गई है। दूसरा आपको मालूम होगा कि माता पिता को भी कर्तव्य के तौर पर यह बताया गया है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। सरकारों को भी हिदायत दी गई है कि बच्चों के लिए वो फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। तो ये राइट टू एजुकेशन की निगरानी करना, ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम है। दूसरा एक पोक्सो एक्ट है, POCSO करके, जो बच्चों के यौन शोषण के लिए है, यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। इनके अगेंस्ट में तो दो खासतौर से अलग से जो निगरानी के बिंदु हैं, एक तो राइट टू एजुकेशन वाला है और एक पोक्सो कानून है। इन दोनों की निगरानी करना, इन दोनों के बेहतर तरीके से लागू होने की परिस्थितियां पैदा करने में सरकारों को बाध्य करना, और जो भी संबंधित पक्ष हैं, जैसे स्कूल हैं, तो स्कूलों में बच्चों के जो ग्रीवेंसेज हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उन्हें सुनने के लिए व्यवस्था करवाना, स्कूलों को बोलना कि स्कूलों में वो एक सेल गठित करें, मतलब एक खास, मतलब उसके लिए एक पैनल बनाए बच्चों की जो शिकायतें हैं उन्हें सुनने के लिए। घरों में भी इवन अगर माँ बाप के द्वारा बच्चों का शोषण होता है और बच्चे अगर शिकायत करते हैं तो माँ बाप के विरुद्ध भी कार्रवाई करना, और जहां भी बच्चों पर कोई अत्याचार होता है किसी भी तरह से, उन सब चीजों की निगरानी करना, जांच करना, कानून बनवाना, अनुकूल परिस्थितियां तैयार करवाना, इन सब चीजों में सरकारों के साथ मिल करके समन्वय स्थापित करना, ये इस आयोग का काम है। तो इन सभी आयोगों को मिलाकर के संक्षेप में तो एक एक लाइन में हम नाम से ही समझ जाते हैं कि इनके अधिकारों का संरक्षण करना। ध्यान रखना है कि सभी वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं और उन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कानून बनाए गए हैं, और उन कानूनों की देखरेख करना, उनके लागू होने को सुनिश्चित कराना, शोषण की जांच करना, ये सब इन आयोगों के चारों के काम है अपने अपने वर्गों के लिए। ठीक है, इन पे छोटे से नोट्स के तौर पे मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसको निकाल लेना। अब कोई पॉइंट अगर आपको पूछनी है तो पूछ लें। किसी को नहीं पूछना? चलो, आज क्योंकि वीडियो काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लास तो मैं यहीं खत्म कर